जय श्री श्याम, ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट आ रही है भारत मार्ट की तरफ से। भारत मार्ट एक ऐसी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी होने वाली है जिसके फाउंडेशन को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ले किया है दुबई के अंदर। बताया जा रहा है कि इस वेयर हाउसिंग फैसिलिटी के अंदर ना सिर्फ इन हाउस रिटेल शोरूम्स रहने वाले हैं इंडियन बिजनेसेस के लिए, बल्कि ऑफिसेस भी मौजूद रहेंगे। भारत मार्ट की वजह से देखा जाएगा जो टाइम है और जो कॉस्ट है प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, ये बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा इंडियन बिजनेसेस के लिए, जिससे अच्छा खासा बिजनेस की ग्रोथ पर इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर हम बात करें इसके कंसेप्ट के बारे में तो ये कुछ वैसा ही है जैसे चाइना ने ड्रैगन मार्ट की शुरुआत करी थी। ये जो भारत मार्ट है ना सिर्फ अभी दुबई में एस्टैब्लिश होगा, धीरे धीरे इसका जो नेटवर्क है पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा, जिससे इंडियन बिजनेसेस की जो रीच है वो और बेहतर बन पाएगी। अगली खबर आ रही है एलन मस्क की टेस्ला की तरफ से। टेस्ला के बारे में आप जानते होंगे, दुनिया की बड़ी ईवी मैन्युफैक्चरर है। अपडेट ये है कि टेस्ला इंडिया के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन सिर्फ कार मैन्युफैक्चर करने के लिए नहीं बल्कि सोलर रूफटॉप पैनल मैन्युफैक्चर करने के लिए। टेस्ला ढूंढ रहा है इंडिया के अंदर ऐसे पार्टनर्स जो सोलर रूफटॉप पैनल्स मैन्युफैक्चर कर सके। बदले में उन्हें मिलेगा टेस्ला की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और एक्सपर्टीज, जिसके लिए हर कोई तरस रहा होगा। और अब बताया जा रहा है कि इसके जरिए टेस्ला इंडियन सोलर मार्केट में एंट्री करना चाहता है और अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि आगे चलकर इंडिया का जो सोलर मार्केट है इसकी रीच बहुत ही ज्यादा होने वाली है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सूर्योदय योजना का ऐलान कर दिया है, जिसके जरिए देश भर के 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल, रूफटॉप पैनल्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा, जिससे जो बिजली की कॉस्ट है ये 300 यूनिट तक बिल्कुल मुफ्त रहने वाली है। अगली खबर में हम बात करेंगे जापान के बारे में। जापान एक वक्त में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जर्मनी ने उससे ये स्पॉट छीन लिया है। अब जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है और जापान चौथे नंबर पे आ गया है। इसके पीछे की वजह है कि भाई जापान अब टेक्निकल रिसेशन में जा चुका है। टेक्निकल रिसेशन का मतलब क्या हुआ? लगातार 2 क्वार्टर में जापान की जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन करती जा रही है। रिसेंटली देखा गया कि अक्टूबर से दिसंबर का जो क्वार्टर था इसमें जापान की जो ग्रोथ थी इसमें 0.4% का डिक्लाइन दर्ज किया गया, और इससे जो प्रीवियस क्वार्टर था उसमें 3.3% का डिक्लाइन दर्ज किया गया था। और इस वजह से जो जापान की इकोनॉमी है स्लो डाउन हो चुकी है और इसकी रेटिंग भी डाउन होती जा रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बिटकॉइन मार्केट की तरफ से। आपको याद होगा कि हमने अपनी कुछ अपडेट्स में पहले बताया था कि बिटकॉइन का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक बिटकॉइन की जो अब कीमत है वो $50,000 से ज्यादा की है, यानी कि अगर आपको एक बिटकॉइन परचेज करना है तो 41,50,000 रुपीज से भी ज्यादा का अमाउंट खर्च करना होता है। लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी बिटकॉइन की जो पकड़ है वो मजबूत होती जा रही है पूरी दुनिया के अंदर। बिटकॉइन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है $1 ट्रिलियन से ज्यादा का हो चुका है। बहुत सारे देशों की इकोनॉमी का साइज भी इतना नहीं होता जितना अब बिटकॉइन का मार्केट कैप हो चुका है। लिफ्ट का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा। ये अमेरिका से बिलोंग करती है, राइड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे ओला और उबर देते हैं सर्विसेज वैसा ही कुछ। लेकिन अब बताया जा रहा है कि लिफ्ट खबरों में इसलिए भी है क्योंकि रिसेंटली एक टेक्निकल एरर की वजह से लिफ्ट का जो मार्केट में शेयर है इसमें 67% का उछाल आ गया। टेक्निकल एरर क्या था? लिफ्ट के जो सीईओ हैं उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट फाइलिंग में लिफ्ट की 2024 की जो मार्जिन ग्रोथ है इसे 500 बेसिस पॉइंट से ज्यादा की होने का बताया, और बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अरे मुझसे गलती हो गई, ये 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा की रहने वाली है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 500 बेसिस पॉइंट को इतना सीरियसली ले लिया कि लोग टूट पड़े लिफ्ट के शेयर्स पे, और अब इसकी वैल्यू 67% तक बढ़ चुकी है। हालांकि इस खबर के आने के बाद से शेयर की वैल्यू अब डिक्लाइन करती जा रही है। अगली अपडेट में हम बात करेंगे ग्लोबल टेक कंपनी सिस्को के बारे में। सिस्को का नाम शायद आपने सुना होगा, ग्लोबल टेक कंपनी है, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुली इसका नाम लिया जाता है। लेकिन अपडेट यह है कि साल 2024 के अंदर सिस्को ने अनाउंस किया है कि अपनी वर्कफोर्स के 4000 के करीब एम्प्लॉइज को ले ऑफ करने वाले हैं। और इंटरेस्टिंगली पूरे 2024 में जितनी भी टेक कंपनीज ने अपने ले ऑफ्स अनाउंस किए हैं, सिस्को के ले ऑफ्स अब तक के सबसे बड़े रह रहे हैं पूरे टेक वर्ल्ड में। बताया ये भी जा रहा है कि सिस्को की यहाँ पर मजबूरियां हैं क्योंकि ये अपनी प्रॉफिट पे वर्क कर रहे हैं, साथ ही में देखा जा रहा है कि अपनी वर्कफोर्स को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि एआई के इंटरवीन की वजह से ही सिस्को में जो वर्कफोर्स है ये डिक्लाइन करती जा रही है और जो इंसानों का काम है वो एआई से करवाया जाएगा। अगली खबर आ रही है पेटीएम की तरफ से। आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में पेटीएम बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का सामना कर रहा है। आरबीआई ने भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर एक्शन लिया और बहुत सारे लोगों ने इसे मिसकैलकुलेट करते हुए पेटीएम एप्लीकेशन के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया, अनइंस्टॉल करने लग गए। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि पेटीएम का जो शेयर है वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। इसमें लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट हिट करता जा रहा था, और अब खबर ये आ रही है कि पेटीएम के जो एम्प्लॉइज हैं
6,500 के करीब एक्टिव एम्प्लॉइज अलग अलग जॉब पोर्टल्स पे जॉब्स की तलाश कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन यही है कि भाई पेटीएम बहुत सारी मुश्किलों से घिरा हुआ है और यहाँ पर कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि पेटीएम ने खुद से कहा है कि हम कोई ले ऑफ नहीं करने वाले हैं, आपकी सैलरीज जैसे जा रही हैं वो जाती रहेंगी, हमारा जो पेमेंट सिस्टम है वैसे वर्क करता रहेगा जैसे करता रह रहा है। फिलहाल यहाँ पर देखा जा रहा है कि इसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है कि यहाँ पर पेटीएम के एम्प्लॉइज का क्या होगा। पेटीएम ने खुद से बोला है कि हम यहाँ कोई बड़े ले ऑफ या कोई बड़ा एक्शन नहीं लेने वाले हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे शार्क टैंक इंडिया की जज नमिता थापर के बारे में। नमिता थापर को आपने शार्क टैंक इंडिया में देखा होगा, इनके बारे में जानते होंगे। एमक्योर फार्मा को ये लीड करती हैं। अब इनसे रिसेंटली एक अपडेट में पूछा गया कि क्या होता है जब लोग बाहर जाते हैं शार्क टैंक के, लोगों की फंडिंग रुक जाती है, फाउंडर्स एक्यूज करते हैं कि शार्क्स ने पैसा नहीं दिया, सपोर्ट नहीं दिया। नमिता थापर ने इसके बारे में सफाई देते हुए कहा है कि बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स होते हैं जो अपने नंबर्स को शो के अंदर बिल्कुल गलत बताते हैं, लेकिन जब ड्यू डिलिजेंस का टाइम आता है तब समझ में आता है कि इनके नंबर्स प्रॉपर नहीं थे। इस वजह से भी शार्क्स अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं शो के बाहर। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से ऐसे फाउंडर्स भी हैं जिनके ऊपर शार्क्स पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन वो बाद में गलत नंबर देते हैं और जब उन्हें कांटेक्ट किया जाता है तो वो फोन पिक नहीं करते या फिर उन्हें कांटेक्ट करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो चुका होता है। अगली खबर में हम बात करेंगे ग्लोबल टेक कंपनी एनवीडिया के बारे में। एनवीडिया अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है और अब बताया जा रहा है कि ये अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। अपडेट सिर्फ यहीं तक नहीं है, एनवीडिया अब अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी तो बन गई है, लेकिन इसके पीछे की वजह यह है कि इसने अब गूगल को, यानी कि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट को, उसको पीछे छोड़ा है मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में। अगर हम बात करें अल्फाबेट का मार्केट कैपिटलाइजेशन तो ये $1.82 ट्रिलियन का है और एनवीडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.83 ट्रिलियन हो चुका है। इंटरेस्टिंगली पिछले एक साल के अंदर एनवीडिया का जो शेयर है इसमें 200% की ग्रोथ देखी गई है। अगली खबर आ रही है देश के बड़े इन्वेस्टर और एडटेक प्लेटफॉर्म अपग्रेड के को-फाउंडर रॉनी स्क्रूवाला की तरफ से। रॉनी स्क्रूवाला ने रिसेंटली बायजूस के ऊपर बहुत सारे अटैक्स किए हैं, यानी कि बायजूस कंपनी के ऊपर वर्बल अटैक्स किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो कंपनी है एक सड़े हुए सेब की तरह हो गई है जिसका अब एडटेक प्लेटफॉर्म में कोई काम नहीं है, यानी कि एडटेक इंडस्ट्री को ये किसी भी हद तक इंपैक्ट नहीं करती। आपको याद होगा बायजूस की जो वैल्यूएशन है एक वक्त पे देश के सबसे बड़े एडटेक के रूप में जानी जाती थी, लेकिन अब इसकी वैल्यूएशन काफी कम हो चुकी है और प्रॉफिट्स का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। रॉनी स्क्रूवाला का कहना है कि बायजूस की इस हालत के जो जिम्मेदार हैं वो खुद बायजूस के फाउंडर हैं, उनकी वजह से ही बायजूस की यह हालत हुई है। वैसे क्या आप इनके इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? कमेंट में बताइए। अगली खबर आ रही है राइड कंपनी उबर की तरफ से। उबर की फैसिलिटीज शायद आपने इस्तेमाल भी की होंगी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उबर अब अपने $7 बिलियन के वर्थ के शेयर्स को बाय बैक करने वाला है। बाय बैक का मतलब होता है यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो शेयर्स को वापस ले रहे हैं मार्केट से। इसके पीछे क्या होगा? इसके पीछे ये होगा कि अब जो शेयर्स हैं उबर के उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और इन्वेस्टर्स को अच्छी खासी वैल्यू मिल सकती है। शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी। बताया जा रहा है कि इंटरेस्टिंगली 2019 में उबर ने पहली बार एनुअल नेट प्रॉफिट बताए थे, यानी कि नेट प्रॉफिट इनका एनुअल का 2019 के अंदर आया था। उसके बाद से ये पहला बायबैक रहने वाला है। अगली खबर में हम बात करेंगे ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के बारे में। जेफरीज ने रिसेंटली कहा है कि इंडिया के जो पीएसयूज हैं ये निफ्टी 50 के इंडेक्स को बीट कर रहे हैं पिछले 12 महीनों के अंदर। उन्होंने बताया 2020 के पहले हमारे जो देश के पीएसयूज थे अच्छा खासा परफॉर्म नहीं करते थे, लेकिन 2020 के बाद से जो पीएसयूज की परफॉर्मेंस है इसमें अच्छा खासा इजाफा आया है। और यहाँ पर अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो उसने सिर्फ 15% के रिटर्न्स ही दिए हैं पिछले 12 महीनों के अंदर। अगली खबर आ रही है बीपीसीएल और सीआईएएल के बीच में साइन हुए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेकर। बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सीआईएएल यानी कि कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बताइए जा रहा है कि दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है कि कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अब एक हाइड्रोजन प्लांट, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किया जाएगा। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि दुनिया का ये पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो पूरी तरीके से सोलर एनर्जी की पावर पे फंक्शन करता है और अब इस रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा हाइड्रोजन प्लांट को फंक्शनल करने के लिए। इसी के साथ वहां पर वाटर से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को अलग किया जाएगा, फिर बाद में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा आसपास के व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए। अगली खबर आ रही है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। मॉर्गन स्टैनली के बारे में आपने बहुत सारी अपडेट सुनी होंगी, इसने ये कहा उसने वो कहा, लेकिन अब मॉर्गन स्टैनली ने खुद में ले ऑफ करने के फैसले हैं। सैकड़ों की संख्या में ये अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ करने वाले हैं। इनकी वर्कफोर्स का 1% से भी कम का हिस्सा ये ले ऑफ करने वाले हैं अपनी इन्वेस्टमेंट वेल्थ
ग्रोथ डिवीजन से पता चला है कि इसकी जो ग्रोथ है वो काफी फ्लैट रह रही है, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। तो यहाँ हम सम अप करते हैं आज की अपनी डेली बिजनेस इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जहां पर आपको ये इनसाइट्स और क्विज़ खेलने को मिल जाती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।